हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इससे पहले की वीडियो जो हम लोगों ने बनाई थी, उस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 क्लास 11 का सेट थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था आपको याद होगा। ये सारे पॉइंट्स थे उसमें, जैसे कि सेट क्या होता है, सेट के बारे में डिस्कशन किया गया था, काइंड्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कशन किया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में डिस्कशन किया गया था, कुछ एग्जाम्पल्स देखे गए थे और उसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए थे। अब सेकंड एक्सरसाइज पे हम लोगों को चलना है, और सेकंड एक्सरसाइज पे आने से पहले सेकंड एक्सरसाइज का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट क्या होता है। डेफिनेशन इसकी है कि अ सेट कैपिटल ए, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। इट मीन्स एम्प्टी सेट को हम तीन नामों से जानते हैं। पहला एम्प्टी सेट, दूसरा नल सेट और तीसरा वॉइड सेट। होता क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बना हुआ हो, कर्ली ब्रैकेट बना हुआ हो, अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखा हुआ हो। ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशन है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इसका पहला ये देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल 1, लेट a इज इक्वल टू x कॉलन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। यानी x ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ये लिखा हुआ है। x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, 1 से बड़ा 2 से छोटा। और x कैसा नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, x नेचुरल नंबर है। यानी कि एक ऐसा नेचुरल आपको ढूंढना है, ऐसा नेचुरल नंबर आपको ढूंढना है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो क्या कोई ऐसा नंबर मिलेगा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो? नहीं मिलेगा। यानी इस सेट, जो सेट A लिखा हुआ है, इसमें आप कोई भी एलिमेंट मेंशन नहीं कर सकते हैं। सो A इज इक्वल टू ओनली ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। A क्या होगा यहाँ पर, एम्प्टी सेट होगा। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल है b इज इक्वल टू एक्स कॉलन x2 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर है ना। सो b इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 2, है ना। और कह रहा है x इज अ रेशनल नंबर। हमारे पास जो x आ रहा है वो रेशनल नहीं आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, विच इज़ नोन एज इरेशनल नंबर। तो ये कह रहे हैं x रेशनल नंबर होना चाहिए और आंसर क्या आ रहा है, x इरेशनल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम कोई एलिमेंट मेंशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाकर छोड़ना पड़ेगा आपको, एक बॉक्स बनाकर छोड़ देना पड़ेगा। अंदर कोई भी एलिमेंट आप नहीं लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। बात करते हैं अगर थर्ड एग्जाम्पल की, c इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो इवन भी हो एज वेल एज प्राइम भी हो। तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन है और प्राइम भी है। इसके बाद के कोई भी नंबर आप लेंगे तो या तो वही इवन होगा या तो वो प्राइम होगा, दोनों नहीं हो सकता है ना। तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है। बट इन्होंने क्या कहा है, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इवन प्राइम हो विच इज़ ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े, तो 2 से बड़े कोई नंबर है ही नहीं जो इवन भी हो प्राइम भी हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू ओनली ब्रैकेट, अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, d इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज ऑड, मतलब इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रही है x की वो ऑड आनी चाहिए। ऑड तो नहीं आ रही है, इवन आ रहा है।
इसका मतलब यहाँ पर भी आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा लिखने के लिए। तो डी भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसे भी हम सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट से ही मेंशन करेंगे। तो ये सारे चार के चारों एग्जाम्पल दिए हुए थे एम्प्टी सेट के, और मेरे ख्याल से एम्प्टी सेट आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर हम कोई एलिमेंट लिख ही ना पाएँ, वो सेट क्या बन जाता है, एम्प्टी सेट बन जाता है। अब इसको हम नल सेट भी कहेंगे और वॉइड सेट भी कहेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म इसके दो होते हैं, या तो हम खाली करली ब्रैकेट से मेंशन कर दें, और या फिर हम इसको करली ब्रैकेट की जगह पर क्या लिख दें, फाई। ये जो फाई सिंबल है ना, फाई सिंबल ही एम्प्टी सेट का सिंबल होता है, या तो खाली करली ब्रैकेट या फाई लिख दें। तो अब नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो आएगी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, अब ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात हो रही है। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ लिमिटेड हो, या हम अगर समझना चाहें तो फाइनाइट को हम ये भी कह सकते हैं, लिख दे रहे हैं, फाइनाइट को हम कह सकते हैं काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकें, और इनफाइनाइट को हम क्या कह दे रहे हैं, अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट ना कर पाए, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब काउंट का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि अगर 1 किलो चावल लाने को कहें हम आपसे कि 1 kg राइस लेकर आइए और इसके दानों को काउंट करिए, तो आप कहिए भाई इतना तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसको इनफाइनाइट कह दें। नहीं, इनफाइनाइट का मतलब जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वहाँ तक फाइनाइट है, जहाँ से आपकी काउंटिंग बंद हो गई वो हो गया इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई रेंज नहीं होती है, और इनफाइनाइट का मतलब भी सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे आप बड़े हैं तो आपसे अगर काउंट करने को कहा जाए तो हो सकता है आप 10 तक काउंट कर लें, सॉरी करोड़ अरब तक आप काउंट कर लें। लेकिन आपसे जो कम पढ़ा हुआ हो सकता है वो उतना ना काउंट कर पाए, लाख तक ही काउंट कर ले। और कम पढ़ा लिखा हो तो हो सकता है वो 100 तक ही काउंट कर ले। और कम पढ़ा लिखा हुआ हो, छोटे बच्चे हों, तो हो सकता है वो 10 तक ही काउंट कर लें। तो 10 तक अगर उन्होंने काउंट कर लिया तो 10 के बाद उन्हें काउंटिंग नहीं आती है, तो 10 के बाद की सारी चीज़ें उनके लिए इनफाइनाइट हो जाएंगी। जिसने 1 लाख तक काउंट किया है, 1 लाख के आगे की चीज़ें उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएंगी। जिसने 100 तक काउंट किया है, 100 के आगे चीज़ें उनके लिए इनफाइनाइट हो जाएंगी, है ना। जैसे हमारी आंखें हैं, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो क्या है, विजन है, फाइनाइट विजन है, और जिसके आगे हम नहीं देख पा रहे हैं वो क्या है, इनफाइनाइट विजन है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात आती है, जो बहुत ही क्लियर है कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकें वो फाइनाइट है, और जिसे हम काउंट ना कर सकें वो क्या है, इनफाइनाइट है। एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दिया हुआ है, अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी कोई एक ऐसा सेट हो जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी काउंटिंग क्या होगी, 0 है ना। या ऐसा कोई सेट हो जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो डेफिनिट हो। डेफिनिट का मतलब भी क्या होता है, लिमिटेड फिक्स नंबर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, यानी अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सेट कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल, लेट कैपिटल W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई ऐसा सेट बनाए जिसमें डेज ऑफ वीक हों, यानी एक सप्ताह में जितने दिन होते हैं, तो आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। सप्ताह में जितने दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। इन्हें आप काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें कि लेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 16, तो अब बताइए आप x² - 16 के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सभी मैथमेटिशियन हो, इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है, आप जानते हैं, +-4, यानी 2 सॉल्यूशंस आए, एक +4 आया और एक -4 आया। काउंटेबल है, इसलिए ये सेट भी बन जाएगा फाइनाइट सेट। थर्ड आता है, लेट कैपिटल G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन है आपके पास जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उनका सेट बनाना है, तो ये भी फाइनाइट सेट होगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं।
जानते होंगे आप लोग, क्योंकि ये जान ही नहीं सकता है कोई भी, ना आप ना मैं ना कोई, कि एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उन्हें काउंट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं चीज़ों को, गिन पा रहे हैं कि कितने हैं, वो फाइनाइट सेट है, और जहाँ पर हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं वो इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी इक्वल सेट। इक्वल वर्ड से ही पता लग जाता हो बराबर है। अब बराबर किस तरह से हो सकते हैं, बराबर दो तरह से हो सकते हैं। एक ऐसे बराबर हो सकता है कि जो एलिमेंट पहले सेट में है वही एलिमेंट दूसरे सेट में हो, और एक बराबर इस तरह से हो सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट पहले सेट में जितने हों उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में भी हों। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि हमारे पास टू सेट हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। यानी कि अगर कोई एक सेट आपके पास ए है और उसके अंदर एलिमेंट आपको दे दिए जाएं 1, 2, 3, और एक सेट आपको बी दे दिया जाए जिसमें भी एलिमेंट क्या हो 1, 2 और 3 हो, भले उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए पर एलिमेंट सेम है, इस कंडीशन में हम कहेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, सेम एलिमेंट। अच्छा, अगर ये चेंज होके ऐसा हो गया होता कि ए में एलिमेंट थे 1, 2, 3 और बी में एलिमेंट 3, 1, 2 ना होते, क्या हो जाता, 3, 1, 4 हो जाता, तो ए और बी इक्वल सेट नहीं कहलाते क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है। तब ए और बी क्या कहलाते, तब ए और बी कहलाते इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। 3 एलिमेंट इधर थे और 3 ही एलिमेंट इधर हैं, ऐसे सेट को हम इक्वल सेट ना कह के इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट है ए हमारे पास 1, 2, 3, 4 और एक सेट बी है हमारे पास 3, 1, 4, 2। तो पूछ रहा है कि क्या ए और बी इक्वल हैं, तो हम देख सकते हैं अगर ए में 1 है तो बी में भी 1 है, अगर ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए में 3 है तो बी में भी 3 है, ए में 4 है तो बी में भी 4 है। तो जितने एलिमेंट ए में थे, जितने मतलब जो एलिमेंट थे सेम एज एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई ए विल बी इक्वल टू बी। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से इक्वल सेट को हम पता कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल है आपके पास में। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अब हम एग्जाम्पल क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें आपके पास 3 हेडिंग्स थी। पहला एम्प्टी सेट था, दूसरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट और तीसरा इक्वल सेट था। इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो पहला एम्प्टी सेट था जिसके बारे में आपको पता चल गया है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होगा। फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में आपको पता लग गया, फाइनाइट का मतलब जिसे हम काउंट कर सकें और इनफाइनाइट का मतलब जिसे हम काउंट ना कर सकें। और इसके बाद आता था इक्वल सेट। इक्वल सेट भी आपको समझ में आ गया है कि ऐसे 2 सेट या 2 से ज़्यादा सेट जिनमें सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करते हों वो इक्वल सेट कहलाते हैं। तो अब इन तीनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे ये कंटेंट और क्लियर हो जाए। तो इसमें पहला एग्जांपल आता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सबसे पहला x: x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x-1 x-2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अगर इसको हम सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम क्लास 10th की है, फैक्टराइजेशन कंटेंट की, जिसमें हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 फैक्टर निकालते थे और उन फैक्टर को 0 के इक्वल करने पर हम क्या करते थे, 2 वैल्यूज़ निकालते थे। तो पहले फैक्टर से क्या वैल्यू मिलेगी आपको +1 और दूसरे फैक्टर से क्या वैल्यू मिलेगी आपको +2। यानी x की 2 वैल्यूज़ यहाँ से मिली 1 और 2 और दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। पर क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? हाँ, हम काउंट कर सकते हैं। हमारे पास 2 एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 2, और अगर ये काउंटेबल हैं तो पहला पार्ट में जो सेट बन रहा है वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, x2 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 2 नहीं होना चाहिए, x² होना चाहिए। सो x² इज इक्वल टू 4। ऐसी कंडीशन में भी x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी। कौन कौन सी? +-2। ये भी काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, एक 2 होगा एक -2 होगा।
चूँकि काउंटेबल है इसलिए ये सेट भी बन जाएगा फाइनाइट सेट। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, 2x माइनस 1 लिखा हुआ है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1/2। सिंगल एलिमेंट मिल रहा है 1/2 विच इज काउंटेबल, दैट्स वाई दिस इज नोन एज फाइनाइट सेट। और अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो कहेंगे x इज प्राइम नंबर और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर में जितने भी प्राइम नंबर है वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब आप बताइए क्या ये काउंटेबल है? नेचुरल सेट ही काउंटेबल नहीं है तो उसमें जो प्राइम नंबर होंगे वो काउंटेबल कैसे हो सकते हैं? तो ये सेट क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम सारे प्राइम नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट आता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें जितने ऑड नंबर हैं उनके सेट की बात कर रहा है। तो नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइट सेट है और उसमें जितने भी ऑड नंबर हैं वो भी काउंटेबल नहीं हैं, इनफाइनाइट होंगे, इसलिए ये सेट भी क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट इस एग्जाम्पल से और क्लियर हुआ होगा कि किन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं और किन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी, गिव रीजंस, यानी कि हमें बताना है कि इन पेयर में से कौन कौन आपस में इक्वल है, कौन कौन नहीं है, और अगर रीज़न है, अगर वो इक्वल है तो रीज़न भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेट ए को मेंशन कर देते हैं। सेट ए में हमारे पास एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट है 0। अगर सेट बी को मेंशन करें तो सेट बी ये लिखा हुआ है, सेट बी में क्या एलिमेंट आ सकते हैं? x की वैल्यू 15 से बड़ी है और x की वैल्यू 5 से छोटी है, तो 5 से छोटे और 15 से बड़े नंबर आपको लिखने हैं। आप लिख सकते हैं 5 से छोटे नंबर, यानी क्या हो सकते हैं? ये भी नहीं कह रहा है ये कि जो नंबर्स आपको लिखने हैं वो नेचुरल नंबर लिखने हैं या रियल नंबर लिखने हैं या होल नंबर लिखने हैं, ऐसा भी कुछ इसमें नहीं बता रहे हैं। इसलिए क्या होगा? हम रियल नंबर को ही सपोज करके चलेंगे। तो 15 से बड़े कितने रियल नंबर होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, है ना। और 5 से छोटे कितने नंबर होंगे? वो भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। काउंटिंग हम कर ही नहीं सकते हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 5 से छोटे रियल नंबर अगर हैं तो हम लिखेंगे 5 से लेके कहाँ तक जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। और 15 से बड़े रियल नंबर हैं यानी 15 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे और बीच में यूनियन लगा देंगे। ये सेट बी होगा। सेट बी में ये एलिमेंट आने वाले हैं। अगर हम सी की बात करें, सेट सी क्या होगा? तो सी के अंदर लिखा हुआ है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मिलने वाला है, वो है 5। अब अगर हम e की बात करते हैं तो e में हमें क्या मिलेगा? अभी d भी बचा हुआ है, पहले d की बात कर लेते हैं हम। d में क्या होगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 5, यानी यहाँ पर दो एलिमेंट मिलेंगे, एक प्लस 5 मिलेगा और एक माइनस 5 मिलेगा। अब अगर e की बात करें तो कह रहा है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। इंटीग्रल का मतलब यहाँ इंटीजर से है, पॉजिटिव इंटीजर रूट होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और फैक्टराइज करें तो 15 के फैक्टर आएंगे, 5 3 ज़ार 15 एंड 5 माइनस 3 विल इक्वल टू 2। तो ये क्या दे देंगे आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस 5 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 5। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस 5 और एक माइनस 3। और हमें लेना कौन सी वैल्यू है? x इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, यानी निगेटिव आप नहीं ले सकते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा? 5।
अब हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। इन ए बी सी डी ई में से हमें चेक करना है कि कौन से इक्वल सेट है। तो क्लियर दिख रहा है कि जो सी है और जो ई है ये दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि सी में भी क्या है, एक एलिमेंट 5 आ रहा है और ई में भी एक एलिमेंट 5 आ रहा है, इसलिए हम सी और ई को क्या कह देंगे, इक्वल सेट है। क्योंकि डेफिनेशन ही इक्वल सेट की है कि जो एलिमेंट सी में हो वही एलिमेंट ई में होना चाहिए। बाकी जितने भी बच रहे हैं ए बी डी, ये आपस में इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। इट मीन्स इन सबके एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हमें देखकर बताना है कौन से इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं है। इसका अगर फर्स्ट पार्ट देखें तो लिखा हुआ है कैपिटल एक्स द सेट ऑफ लेटर्स। कैपिटल एक्स क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एलॉय। एलॉय में कौन कौन से लेटर यूज़ किए गए हैं, ए यूज़ किया गया है, एल यूज़ किया गया है, ओ यूज़ किया गया है और वाई यूज़ किया गया है। एल 2 बार यूज़ किया गया है पर हम लिख नहीं सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि सेट के अंदर जब भी एलिमेंट मेंशन किए जाते हैं वो भले 10 बार आ रहे हों, आपको मेंशन एक बार ही करना है। तो एलॉय में सिर्फ एक एल यूज़ करेंगे हम। और कैपिटल बी जो है वो कैसा सेट है, कैपिटल बी सेट है, वो भी लेटर्स का है लेकिन वो लॉयल का है। तो लॉयल में कौन कौन लेटर हैं, एल ओ वाई एंड ए, 4 लेटर यूज़ किए गए हैं। अब इन दोनों सेट एक्स और सेट बी को अगर देखा जाए तो ए इसमें है, ए इसमें भी है, एल इसमें है, एल इसमें भी है, ओ इसमें है, ओ इसमें भी है, वाई इसमें है, वाई इसमें भी। इसलिए यहाँ पर क्या कहा जाएगा, x इज इक्वल टू बी। क्यों x b के इक्वल है, क्योंकि जो एलिमेंट x में थे सेम एलिमेंट b में प्रेजेंट है, और यही डेफिनेशन है इक्वल सेट की। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेट A क्या है। सेट A है n colon n belongs to capital Z that is integer and n square is less than or equal to 4। यानी n स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। अगर हम पहला इंटीजर 0 चूज़ करें तो 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4, ट्रू है, 0 हम ले सकते हैं। अगर हम +1 चूज़ करें तो 1 स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है, हम 1 ले सकते हैं। अगर हम 2 चूज़ करें तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है, तो हम 2 लिख सकते हैं। पर हम 3 नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 3 इज़ नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 4। स्क्वायर 3 इज़ 9 विच इज़ मोर देन 4। बट अगर हम -1 पुट करते हैं तो वो भी क्या रिजल्ट देगा, -1 का स्क्वायर +1 आएगा विच इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। अगर -2 पुट करते हैं तो उसमें भी क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा 4 विच इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4। तो ए के एलिमेंट हो गए। अब अगर बी के एलिमेंट मेंशन किया जाए तो क्या होंगे, x² - 3x + 2, इसे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। और जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1 दैट इज़ 2x - x। x कॉमन लेंगे, x - 2 और -1 कॉमन तो x - 2, x - 2 एंड x - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 2 वैल्यूज़ यहाँ से आएगी, एक 1 और एक 2, 1 और 2 2 वैल्यू आ रही है। और कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर में बिलोंग करे चाहे जहाँ बिलोंग करे, आंसर 2 ही इसके आएंगे, 1 और 2। ठीक है। तो अब बताइए आप देखकर, सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं क्या सारे के सारे सेट B में भी प्रेजेंट हैं, नहीं प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पर A और B इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। A डज नॉट इक्वल टू B। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है A इज इक्वल टू n colon n बिलोंग टू Z। हाँ, ये सेकेंड पार्ट ही चल रहा था, सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट ऊपर क्लियर हो गया था कि A x और B दोनों इक्वल हैं, और सेकेंड पार्ट यहाँ क्लियर हो गया था कि A और B दोनों इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल 8 आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। और अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो 1.2 एक्सरसाइज आती है जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। पहला पार्ट यानी क्या बताना है कि ये जितने भी पार्ट दिए हुए हैं
इसमें से कौन नल सेट है, कौन नल सेट नहीं है, ये बताना है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना है जो कि ऑड हो, डिविजिबल बाई 2 हो। तो ऑड नंबर की डेफिनेशन ही होती है कि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, और यहाँ ये बात कर रहे हैं ऐसा ऑड नेचुरल नंबर ढूंढिए आप विच इज़ डिविजिबल बाई 2। तो ऐसा कोई ऑड नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट, दैट इज एम्प्टी सेट। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। सेकंड की बात करें अगर हम, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो, ऐसा होता है। एक 2 नंबर ऐसा है जो इवन भी है और साथ में प्राइम भी है तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिल रहा है, यानी ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो क्या है, इसको हम कहते हैं सिंगल्टन सेट, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है। सिंगल्टन सेट सिंगल्टन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, तो एम्प्टी सेट नहीं है ये। थर्ड पॉइंट देखते हैं, x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, यानी 5 से छोटे नेचुरल नंबर और 7 से बड़े नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं इसमें। तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4, और 7 से बड़े नेचुरल नंबर क्या होंगे, 8 9 10 एंड सो ऑन। कोई लिमिट नहीं है। 5 से कम की तो लिमिट है लेकिन 10 से ऊपर की लिमिट नहीं है। एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं इसलिए ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। फोर्थ की बात करते हैं, y कॉलन y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला है ना, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, एम्प्टी सेट मिलेगा। कोई भी एलिमेंट आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे 4 पॉइंट कॉमन आ जाते तो हम कह सकते थे कि एलिमेंट में क्या लिख देते, 4। 10 पॉइंट्स कॉमन आते तो क्या लिख देते, 10। कुछ ना कुछ एलिमेंट लिख देते। पर 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता है। अगर एक पॉइंट आप एक लाइन पर बनाएंगे तो वो दूसरी लाइन पर नहीं होगा, और अगर आप एक पॉइंट दूसरी लाइन पर बनाएंगे तो पहली लाइन पर नहीं होगा। कॉमन हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है फाइनाइट और इनफाइनाइट पे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आ गया है। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक साल में जो मंथ होते हैं उनका सेट, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, क्या ये काउंटेबल है। तो साल के महीनों को काउंट कर सकते हैं आप, सभी लोग जानते हैं दैट इन अ 1 ईयर देयर आर 12 मंथ्स। तो ये काउंटेबल है, 12th नंबर काउंटेबल है, इसलिए ये सेट क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट बन जाएगा। दिस इज फाइनाइट सेट। सेकंड आता है 1 2 3 और आगे क्या लग गया, डॉट डॉट डॉट। अब आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें यूज हो रहा है डॉट डॉट डॉट। देयर इज नो लिमिट ऑफ द नंबर्स, सो दिस इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। थर्ड की बात करें तो लिखा हुआ है 1 2 3, फिर डॉट 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 यूज़ हुआ है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ऊपर डॉट डॉट यूज़ हुआ है नीचे भी यूज़ हो रहा है, तो बोथ आर सेम, बोथ आर डिफरेंट। ऊपर डॉट के बाद कोई भी नंबर मेंशन नहीं है, यानी कि उसने कहा है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप 4 5 6 7 लिखते चले जाइए, कहाँ तक लिखते चले जाएं कोई लिमिट नहीं है, इसलिए वो इनफाइनाइट था। और थर्ड केस में क्या है, 1 2 3 डॉट 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 के बाद क्या लिखा हुआ है, 99 देन 100, फिर स्टॉप हो गया। तो स्टॉप हो गया यानी 1 से लेके 100 तक आप यहाँ पर जो नंबर्स हैं उसे आप मेंशन करेंगे। तो 1 से 100 तक मेंशन करेंगे, 1 to 100 आर काउंटेबल, सो दिस इज नोन एज फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट आता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट। और लास्ट आता है फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से कम प्राइम नंबर, तो 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं आप लिख सकते हैं। पहला प्राइम नंबर कौन सा लिखेंगे आप, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगा 11, ऐसे आप लिखते चले जाइए। और लास्ट में क्या आएगा,
99 के पहले 98 विच इज़ नॉट प्राइम, 97 आएगा। 97 के पहले क्या आएगा 98 आ नहीं सकता है, सॉरी 96 आएगा नहीं, 95 आएगा नहीं, 94 नहीं होगा, 93 आएगा। ऐसे और भी नंबर्स आते जाएंगे, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इनकी एक लिमिट है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये काउंटेबल है, इसलिए ये बन जाएगा फाइनाइट सेट। मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा कौन कौन से फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही आ गया है, आपको चेक करना है कि फाइनाइट है कि नहीं है। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी अगर हम एक्सिस की बात करें और हम एक्सिस बनाएं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो हमें वो सेट बनाना है उन लाइंस का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। आप सभी को मालूम होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, देयर इज़ नो लिमिट, इसलिए ये क्या होगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट होगा। अगर सेकंड की बात करें, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर हैं उनका सेट बनाना है। सबको मालूम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, और 26 नंबर जो है वो काउंटेबल है, इसलिए ये सेट क्या होगा फाइनाइट सेट होगा। थर्ड पार्ट की बात करें, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल्स आपको लिखने हैं, तो पहला 5 खुद हो जाएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, कहाँ तक लिखना है। इस क्वेश्चन में लिमिट उसने बताई ही नहीं है, यानी कि बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो जब लिखते जाओ करना है तो इसका मतलब ये सेट भी बन जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि हम कहाँ तक लिखें क्वेश्चन नहीं बता रहा है। फोर्थ पार्ट की बात करें, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर कितने एनिमल्स रहते हैं आप काउंट कर ही नहीं सकते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ काउंट करेंगे। जब तक आप सारे काउंट कर रहे होंगे तब तक कहीं कोई नए एनिमल्स का जन्म हो चुका होगा और वो आपकी काउंटिंग में नहीं रहा होगा। तो इस चीज़ को काउंट करना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यही तो होगा। पर यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स का सेट, इस बेसिस पर तो हम कह सकते हैं ये इनफाइनाइट है, लेकिन अगर रिसर्च की बेस पर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि रिसर्च में सबको पता है, साइंस को मालूम है ये चीज़ कि अर्थ पर कितनी स्पेशीज़ हैं, उन्हें वो काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट स्पेशीज़ नहीं है, ऐसी स्पेशीज़ अर्थ पे नहीं है जिन्हें वो ढूंढ ना पा रहे हों, तो उस बेसिस पर इसको हम फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस तो डिपेंड करते हैं काउंटिंग और अनकाउंटिंग पे, पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी होते हैं जो आपके थॉट पे डिपेंड करते हैं, आपका थॉट क्या कह रहा है उनको। जैसे इसी क्वेश्चन में था कि एक थॉट प्रोसेस ये कहता है कि हम अर्थ के सारे एनिमल्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट है, और दूसरा थॉट ये कहता है कि अर्थ पे जितने भी एनिमल हैं, रिसर्च में वो सारे एनिमल्स के बारे में मालूम है, इसलिए उन्हें हम फाइनाइट कह सकते हैं। तो चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हम एक्सिस बनाएं और हम कहें ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल का सेट बनाइए, तो कितने सर्किल बना सकते हैं आप जो ओरिजिन से पास हो। ऐसे आप इनफाइनाइट सर्किल बना सकते हैं जो ओरिजिन से पास हो, बनाते जाइए, देयर इज़ नो लिमिट, है ना। तो ये सेट भी बन जाएगा इनफाइनाइट सेट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका ख़त्म होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ए और बी जो दो सेट दिए हुए हैं हर पार्ट में, वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो पहला देखते हैं, पहले में ए सेट में एक एलिमेंट है स्मॉल ए और बी सेट में भी एक एलिमेंट है स्मॉल ए, फिर ए सेट में एक एलिमेंट है स्मॉल बी
बी में भी एक एलिमेंट है स्मॉल बी, ए में एलिमेंट है स्मॉल सी, बी में एलिमेंट है स्मॉल सी, स्मॉल सी, डी एलिमेंट है ए में और बी में एलिमेंट है स्मॉल डी। जितने एलिमेंट जो एलिमेंट ए में है वो सारे ही एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए में 4 है, बी में भी 4 है, ए में 8 है, बी में भी 8 है, ए में 12 है, बी में 12 नहीं है। यही कहानी ख़त्म हो गई कि एक एलिमेंट ए में ऐसा है जो बी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, अनइक्वल हो गए। एक एलिमेंट ऐसा फंस गया जो दोनों में नहीं है। थर्ड पार्ट की बात करें तो ए के एलिमेंट दिए हुए बी के नहीं है, तो पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। बी में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? बी में एलिमेंट होंगे x कॉलन x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी जितने भी इवन इंटीजर हों और पॉजिटिव हों उनको लिखना है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो जो एलिमेंट लिखेंगे आप वो या तो 10 के इक्वल होंगे या 10 से छोटे होंगे। तो 10 के इक्वल और 10 से छोटे इवन इंटीजर कौन कौन होंगे? पॉजिटिव भी होने चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 10 भी इंक्लूड हो रहा है, इक्वल टू का साइन लगा है, तो ये एलिमेंट्स होंगे बी के अंदर। अब ए में 2 है, बी में भी 2 है, ए में 4 है, बी में भी 4 है, ए में 6 है, बी में भी 6 है, ए में 8 है, बी में भी 8 है, ए में 10 है, बी में भी 10 है। जितने एलिमेंट ए में थे, जो एलिमेंट ए में थे वो सारे एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट हैं, इसलिए थर्ड वाले में हम कह सकते हैं दैट ए इज इक्वल टू बी। व्हाट अबाउट फोर्थ में ए सेट के एलिमेंट पहले हमें लिखना होगा, और ए सेट कह रहा है x कॉलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स मेंशन करिए, 10, 20, 30, 40 ऐसे चलते चले जाना है, देयर इज़ नो लिमिट। अब अगर फोर्थ पार्ट को देखा जाए तो ए में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी में नहीं है, क्योंकि बी में 15 है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ए, तो इक्वल हो ही नहीं सकता है। दैट्स वाई ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। सेम क्वेश्चन फिर आ गया आपके पास में, लेकिन इसके पार्ट्स अलग अलग हैं। पूछ रहा है कि जो आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दे रहा है, इसमें ए और बी आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो रीज़न भी हमें दे देना है। रीज़न देने का मतलब है उसे सॉल्व कर देना है। तो अगर फिफ्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो सेट ए तो क्लियरली हमारे पास पता है क्या है, 2, 3 है, बट सेट बी क्लियर नहीं है, तो सेट बी निकाल लेते हैं। सेट बी के लिए हमें क्या करना होगा? इसको फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करें तो 6 के फैक्टर होंगे 3 2 जार 6, और 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2। ये सब चीज़ें आप जानते हैं ऑलरेडी। कॉमन ले लेंगे x तो हो जाएगा x + 3, और +2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x + 3 विद इन वन ब्रैकेट एंड x + 2 विद इन अनदर ब्रैकेट। अगर यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो 2 वैल्यू निकल के आएगी x की, एक होगी -3 और एक होगी -2। अब हमारे पास सेट A भी है और सेट B भी है, जिन्हें देख के हम क्लियर बता सकते हैं कि A और B इक्वल नहीं है, क्योंकि A में 2 है पर B में नहीं है, A में 3 है पर B में नहीं है, तो इक्वल हो ही नहीं सकते। रीज़न यही जो आपने सोल्यूशन लिखा है, दिस इज द रीज़न दैट A डज नॉट इक्वल टू B। इसका सेकंड पार्ट अगर देखा जाए फिफ्थ का, तो सेकंड पार्ट में है A। सेट A क्या है? x कॉलन x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में जितने भी लेटर हैं उन्हें यूज़ करना है, और ध्यान रखना है कोई भी लेटर 2 बार नहीं लिखना है। सो F, O, L एंड W, ये 4 लेटर फॉलो में आए। अगर सेट B की बात करें तो ये क्या है? लेटर इन द वर्ड वोल्फ। वोल्फ में कौन कौन से लेटर यूज़ हुए हैं? W, O, L और F। अब मैच कराते हैं। A में F है, B में F है, A में O है, B में O है, A में L है, B में L है,
ए में W है, बी में W है. All the elements of A, set A are present in set B. That's why set A is equal to set B. तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. समझ में भी आ गया होगा आसानी से कि A में जितने एलिमेंट हैं, जो भी एलिमेंट है वो सारे B में भी हैं, या B में जो भी एलिमेंट है वो सारे A में भी हैं, इसलिए सेट A और B इक्वल सेट कहलाते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट. अब सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते ही आपको सोचना है कि इक्वल सेट कौन कौन से हो सकते हैं. अगर सेट A को देखा जाए, सेट A में एलिमेंट है 2, 4, 8, 12. और कहाँ है ये 2, 4, 8, 12? कहीं है? कहीं नहीं है. तो सेट A का इक्विवेलेंट कोई भी नहीं है. अगर सेट B की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4. कहीं और भी है 1, 2, 3, 4? यस, 1, 2, 3, 4 सेट D में भी है. सो B इज इक्वल टू D. एक इक्वल सेट आपको मिला. कौन सा? B और D. अगर C की बात करें तो 4, 8, 12 एंड 14 लिखा हुआ है, ऐसा कहीं भी नहीं है, तो C भी किसी के इक्वल नहीं होगा. E की बात करें तो -1 + 1 लिखा हुआ है, और G की बात करें -1 + 1 लिखा हुआ है, तो E और F भी आपस में इक्वल होंगे. सॉरी, E एंड G भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि E और G में सेम एलिमेंट है. अगर F की बात करें तो F में लिखा हुआ 0, A और H में लिखा हुआ 0, 1. तो जो एलिमेंट F में है वो H में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? अनइक्वल सेट हो जाएंगे. तो हमें अनइक्वल सेट नहीं फाइंड करना है, हमें इक्वल सेट फाइंड करना था. इसमें से दो ही इक्वल सेट मिल पा रहे हैं, एक B और D इक्वल मिल रहा है, और एक E और G इक्वल मिल रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी के साथ ख़त्म होता है, और ये एक्सरसाइज आपकी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है. तो बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.